नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। बात करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करेंगे उनका एनालिसिस। आज जो भी तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। उसके उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टारलिंक। तो इनमें ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो आप जो मोबाइल चलाते हैं, आपको लैपटॉप वगैरह जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी देखते हैं, वो आपको क्या करते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट में जाकर क्या होता है, जो कि आपकी 36,000 किलोमीटर पे, वहां से आपको सैटेलाइट कनेक्शन मिलते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो 500-600 किलोमीटर के आपके आसपास है पृथ्वी के, वहां से क्या करें, ये आप जो बिंदु बिंदु देख रहे हैं छोटे छोटे, क्या है, ये सब क्या सैटेलाइट हैं। तो इन सैटेलाइटों को क्या जाल करें, पूरे वर्ल्ड में बिछा दें, और उनको क्या हो, हाई स्पीड पे और तेजी से अच्छे से बिना इंटरप्टेड वाले सिग्नल मिले। तो ये स्टारलिंक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आज ये हम चर्चा में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक वनवेव है, उन्होंने भी ये कोशिश कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्री को शायद इस तरह की कम्युनिकेशन देने की। तो उनको डिटेल में देखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टारलिंक प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? एलन मस्क का, जो स्पेस एक्स कंपनी, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में क्या करेंगे, आपको कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या है। संसदीय जो कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी ने, इन्होंने 12 राज्यसभा सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित करने की सदन की मंजूरी मांगी है। उनके निलंबन का कारण बेसिकली है क्या? क्योंकि मानसून जो सत्र चल रहा था, आपको पता चाहिए प्रेजेंट टाइम में अब शीतकालीन सत्र चालू हो गया है। इससे पहले मानसून सत्र चल रहा था। उनके आखिरी दिनों में इन सदस्यों द्वारा कदाचार, अवमानना, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले के जो इन्होंने अभूतपूर्व कृत्य किए थे, उनके देखते हुए इन्होंने क्या बोला है, हमको निलंबित करिए। आज इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमण, इन्होंने क्या किया है, सरकार से अपील की है कि वो 4 राष्ट्रीय न्यायालयों को शामिल करने के लिए न्यायपालिका के पुनर्गठन के जो एक सिफारिश की गई थी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सुझाव पर, इस पर केंद्र सरकार गंभीरता से ले। और उनका ये आग्रह है कि जो राष्ट्रीय न्यायालय हैं, जो ट्रिब्यूनल हैं अलग अलग जगह पे, उनको क्या किया जाए, उनको बनाया जाए। साथ ही साथ उनकी टिप्पणी ये भी है कि स्वतंत्रता के बाद न्यायिक संरचना अभी तक स्टेबल रही है, स्थिर रही है, और इन 4 अपीली अदालतों के साथ लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी। अपीली अदालतें वहां होती हैं जो इस तरह टाइप की होती हैं, जहां पर लोग क्या करें, सीधी अपील कर पाएं अपने मुकदमों से संबंधित, अपने विवादों से संबंधित। ये इनकी कोशिश है कि 4 क्षेत्रीय अपीलीय न्यायालय स्थापित किए जाएं। ऐसा उन्होंने सरकार की तरफ उन्होंने मंशा जाहिर की है। बात करेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में बात जो हो रही है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले 14 सालों से कर्नाटक से कोई जानकारी नहीं मिली है। ये बात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने कही है, जिससे कि कृष्णा नदी के पानी में कितना उन्होंने अपना यूज कर लिया है, उसको वो जान सके, और कितना उन्हें मिल रहा है, इसके बारे में उन्हें डिटेल में जानकारी मिल सके। इसके पीछे कर्नाटक ने भी तर्क दिया है, सॉरी लॉजिक फैक्ट दिया है कि बहुत सारा पानी क्योंकि बर्बाद हो रहा है, लगातार समुद्र में बह रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम उसका उपयोग कर लें, और सिंचाई के लिए और सारी शुष्क क्षेत्रों में फिर से भरने के लिए इसका उपयोग आवश्यक था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो बात करेंगे आज कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि अभी पिछले साल एक सॉफ्टवेयर समस्या आ गई थी, लेकिन उसके विफल होने के बाद भी अब वनवेव अपने ब्रॉडबैंड उपग्रहों में से एक को पृथ्वी की निचली कक्षा से हटाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वनवेव ने अब तक 11 प्रक्षेपणों के माध्यम से 1200 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 358 उपग्रह तैनात कर दिए हैं, जो क्या क्या करेंगे, आपको लो अर्थ ऑर्बिट में कनेक्शन प्रदान करेंगे, जैसे स्टारलिंक कर रहा है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि तालिबान के लिए ड्रग्स, आपको पता होना चाहिए कि अभी तक तालिबान में क्या अफीम उपजाई जाती है, और उसी से क्या होता था, जो तालिबान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अफीम को बेचकर, ड्रग्स करके, उनका तस्करी करके क्या करते हैं, अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्व का इकट्ठा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अब क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है, तो अर्थव्यवस्था की जो लगातार पतन हो रहा है, उस पर तालिबान अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नशीली दवाओं के पैसे पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। और उम्मीद, और ऐसी रिपोर्ट आई है कि तालिबान अब लगातार इसमें क्या हो रहा है, ड्रग्स चीज़ों का निर्यात भी हो रहा है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बांचुआ त्योहार की। तो आपको ध्यान रखना, बांचुआ त्योहार तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखेंगे जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से लिंक्ड हैं, और आपसे बात करेंगे सांसदों के निलंबन के बारे में। ये टॉपिक आपको विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और उनकी शक्तियां क्या हैं, और क्या वो कार्य करें, क्या जिम्मेदारियां करें, इसके बारे में बात है। आप देखिएगा, जो सभापति है एम वेंकैया नायडू, तो कल जैसे ही शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ तो ये चीजें डाली गई हैं, तो इसके बारे में लगातार चर्चा बनी हुई है। तो देखते हैं है क्या। तो जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी कि आपके पीठासीन अधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, जो ओम प्रकाश बिरला जी हैं, और राज्यसभा में क्या सभापति होते हैं, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति रहते हैं जिस टाइम पे वेंकैया नायडू जी हैं।
तो पीठासीन अधिकारी कब किसको सस्पेंशन कर सकते हैं? तो अगर राज्यसभा की प्रक्रिया को समझा जाए तो ये सामान्य नियमों का जो नियम है 255 उसके तहत है। तो राज्यसभा में जो जितने भी प्रोसीजर होते हैं उनमें एक नियम है 255। तो 255 नियम क्या करता है? सदस्य की वापसी के तहत इसमें ये बोला गया है कि सभापति किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उनकी राय में पूर्व से अव्यवस्थित है परंतु परिषद के वापस लेने के निर्देश दे सकता है और किसी भी सदस्य को वापस लेने का आदेश दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर वो नियम 255 अपनाता है और किसी सदस्य का उसके नज़रों में पिछले उसने आचरण सही नहीं किया लेकिन अब चाहता है वापस आ जाए तो ये कर सकेगा। तो ऐसा करके वो तुरंत करने या फिर दिन के शेष बैठक के दौरान स्वयं को अनुपस्थित रखने का आदेश भी दे सकते हैं। तो अगर आप देखें नियम 255 और नियम 256 राज्यसभा किस तरह से एक दूसरे से अलग है सस्पेंशन से। तो नियम 256 जो है वो सदस्य के निलंबन का प्रावधान करता है, जबकि 255 क्या करता है वो सजा को कम करने का प्रावधान करता है। सजा रहेगी लेकिन उसका समय क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ध्यान रखना 255 क्या करेगा? सजा के प्रावधान को कम करेगा, वहीं 256 क्या करेगा? निलंबन को बढ़ाएगा। तो नियम 256 के तहत सभापति यदि आवश्यक समझे तो किसी भी सदस्य को न केवल शेष सत्र के लिए या हो सकता है उसके अधिक अवधि के लिए क्या कर सकता है? उस परिषद की सेवा से उन्हें निलंबित कर सकता है। इसके बारे में देखें कि संसदीय शिष्टाचार के नियम क्या कहते हैं, वहाँ पर शिष्टाचार बनाए रखने के लिए क्या है। तो लोकसभा की जो नियम पुस्तिका है वो ये डायरेक्शन देती है कि सांसदों को दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, चुप्पी बनाए रखना चाहिए, बहस के दौरान टिप्पणी और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और किसी तरह की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जो बोलेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, अगर आप इस टाइम लोकसभा राज्यसभा टीवी जो इस टाइम है उसमें आप देखेंगे लोकसभा टीवी में तो रोज यही होता है, चिल्लाते रहते हैं। तो इसको क्या हुआ है कि लगातार विरोध के नए नियम आए, इसको देखते हुए 1989 में इन नियमों में क्या किया गया? अपडेट किया गया, उनको अद्यतन किया गया। अब सदस्यों को नारे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि अब लोग नारे लगाने लगे हैं, तख्तियां दिखाने लगे हैं, दस्तावेजों को फाड़ने लगे हैं, कभी कभी कैसेट टेप रिकॉर्डर चला देते हैं। इन चीजों को अभी हाल ही में मिर्च स्प्रे कर दिया गया था, काली मिर्च का, तो इन चीजों को भी बैन किया गया है। तो राज्यसभा में भी ऐसे ही नियम है जो कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम पुस्तिका दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को कुछ समान शक्तियां भी देती है। अगर हम देखें कि इन राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति के पास देखें शक्तियों का अंतर है क्या, तो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति हैं, वो अपने नियम पुस्तिका का जो नियम 255 है उसके तहत किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उनकी राय में घोर निंदनीय है, उच्च संक्रल है, तो सदन से तुरंत हटाने के लिए निर्देश का अधिकार उनके पास भी है। हालांकि बस इसमें दिक्कत क्या आती है, लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकते। बस क्या होगा, उनको शक्ति नहीं दी गई है, बस उसके लिए क्या करेंगे? सदन की राय लेंगे, उसके हिसाब से उनको निलंबन कर सकेंगे। तो इस निलंबन के लिए राज्यसभा सदस्य क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? तो अध्यक्ष क्या करेगा? एक सदस्य का नाम दे सकते हैं और जो कि उनके अधिकारों की अवहेलना करते हैं, लगातार जानबूझकर क्या कर रहे हैं उस परिषद में, राज्यसभा के अंदर क्या करते हैं? नियमों का दुरुपयोग करते हैं। जब ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा के जो सभापति हैं जब ये नाम देंगे तो सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। तो वो क्या करेंगे? शेष सत्र में वहां पे नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जो प्रस्ताव है केवल एक सत्र तक ही रहेगा, आगे वाले सत्र में वो प्रस्ताव अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर सदस्य आ सकेंगे, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं है। सदन के एक अन्य प्रस्ताव द्वारा अगर वो निलंबित कर भी दिए गए तो वापस ले सकते हैं। तो ये पूरा सदन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सभापति के ऊपर। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय के बारे में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप क्षेत्रीय अपीलीय बनाइए, जिससे क्या हो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कम बने और ये शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन कर सके। तो आइए देखते हैं इसके बारे में है क्या। तो राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय की बात करें तो आपको बता दीजिए चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के अंतर्गत क्या है, क्षेत्रीय पीठों के साथ साथ राष्ट्रीय अपील का उद्देश्य ये होगा कि वो न केवल दीवानी और आपराधिक मामले की सुनवाई करें बल्कि श्रम और राजस्व मामलों में अपने क्षेत्र के भीतर के जितने भी न्यायालय, जो उच्च न्यायालय हैं, ट्रिब्यूनल हैं, उनके निर्णयों की अपीलें जो होगी, उनके आगे अगर कार्रवाई होती है, उनसे निपटने के लिए न्यायालय के अंतिम न्यायालय के रूप में ये क्या कार्य करें? न्याय के रूप में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपीलीय न्यायालय होंगे, राष्ट्रीय अपील न्यायालय क्या करेंगे, जैसे कि किसी क्षेत्र की जो अगर आप देखिए चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में क्या क्षेत्रीय पीठें स्थापित कर दी गई हैं। तो अगर क्या है, अगर किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर लोग जाना चाहते हैं वो सीधा इन अपीलीय न्यायालय में आए और अपीलीय न्यायालय जो निर्णय दे वही अंतिम हो। तो वो न्यायालय जो अब अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय आ रहे हैं वो क्या कहाँ चले जाएंगे? इन राष्ट्रीय अपील न्यायालय में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के काम के बोझ में कमी आएगी, वो अपने जो बेसिक कार्यों को आसानी से कर सकेगी। तो इससे होगा क्या, दिल्ली में स्थित जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उस पर बहुत बड़े भार को राहत मिलेगी। साथ ही साथ अब वो केवल संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून के मामले की सुनवाई करेगा, ऐसा इनका मानना है। तो इसके लिए किया क्या जा सकता है कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो इन्होंने बात बोली है सुप्रीम कोर्ट
के जो मुख्य न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना साहब ने, तो उन्होंने ये लगता है कि इससे कार्यभार कमी होगी। ये क्या कर पाएँगे अपने जो आसानी से लोगों को दिक्कतें भी नहीं होगी, क्षेत्रीय अपने आराम से निपटा भी लेंगे और यहाँ पर जो आपके जो है कार्रवाई है सुचारू रूप से चलती रहेगी संवैधानिक कार्यों वाली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसमें कमी ये भी आ रही है कि इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 130 है, उसमें आपको चेंजमेंट करने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा, कुछ ना संवैधानिक पूरी तरह से वहाँ से उनके न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र वहाँ से उल्टा हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपस में तालमेल बने और ऐसा नहीं है कि अगर केवल राष्ट्र अपने क्षेत्रीय स्तर पर अपील हो सके, तो इनके कार्यभार में कमी आएगी। तो ये भी चीज़ें बैलेंस करने वाली बात है। तो इन सबको देखते हुए किया क्या जा सकता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिसमें प्रमुख है हाई कोर्ट अर्थात जो उच्च न्यायालय हैं, उनको मजबूती करने का प्रयास किया जाए, जिससे क्या हो उचित न्याय दिया जा सके और बार-बार चीज़ें आगे ना बढ़ें। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको न्यायिक पदानुक्रम जो आपका सीक्वेंस है, पदानुक्रम है, उसके अंत की दिशा में एकमात्र कदम के रूप में उच्च न्यायालय के उपयोग को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बस क्या करे कि जो भी हाई कोर्ट के निर्णय हैं, उनको लगभग बरकरार रखे और अगर हो सके तो भी इनमें चेंजमेंट करें, जिससे क्या हो लोग सोच ही लें कि हम यही निर्णय हमारा आगे भी रहने वाला है, तो इस तरीके के जो क्या है जो केस है वो कम हो जाएंगे। बात करेंगे कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि कर्नाटक कितना पानी यूज कर रहा है हमें नहीं पता है। ये टॉपिक आपका विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं और उनके क्या डिजाइन किए गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में कौन से मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, उनसे संबंधित एक चीजें हैं। अगर देखें कि क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने इस पे आरोप लगाए हैं, क्योंकि तेलंगाना ये कह रहा है कि हमें भी चौथा फैक्ट्री राज्य यूज करिए, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश दो भागों में विभाजित हो चुका है, तो तेलंगाना अपना भी हिस्सा चाहता है। तो इसमें कर्नाटक की देखते हैं मांग है क्या। तो कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है कि 16 नवंबर 2011 को जो उन्होंने मांग रखी थी, जिसमें दिसंबर 2010 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण जो सेकंड बना, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो सेकंड बना है, उसके अंतिम आदेश को आधिकारिक जो गेजेट है उसमें प्रकाशित करने से केंद्र को रोक दिया गया था। जिसमें ऐसा बोला गया था कि कर्नाटक को नदी का पानी तत्कालीन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवंटित किया गया था। तो उस पे कर्नाटक बोल रहा है कि भाई आप रखिए आवंटन। तो इसमें क्या बोला गया था, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने क्या अपने अंतिम आदेश और रिपोर्ट को 29 नवंबर 2013 को कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य को जो बचा हुआ पानी था उसको आवंटित करने के लिए इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। जबकि उनके बीच पहले से ही 2130 टीएमसी के आवंटन को संरक्षित किया गया था। तो जो टनल सॉरी टीएमसी मीट्रिक जो क्यूबिक पानी है, टन मीट्रिक पानी है, इसका मतलब इसका जो बड़ी इकाई होती है टन मीट्रिक क्यूब, जिसको टीएमसी बोलते हैं। तो कर्नाटक का कहना है जो पहले हम पानी दे रहे थे वही होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं क्योंकि और दिक्कतें आ रही, जिनको और संशोधित करके और दिया गया है। तो अब मामला क्या है कि जो ट्रिब्यूनल है उसके आदेश का प्रकाशन इसके कार्यान्वयन के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। तो जब तक कोई आदेश, उन्होंने बोला कि आपने अभी तक उसमें प्रकाशित नहीं किया था, कर्नाटक कहना है, तो हम कैसे दे दें, तो आप उसको प्रकाशित करिए। हालांकि आंध्र प्रदेश अब जो क्योंकि विभाजित हो चुका है, तो इसके उत्तराधिकारी जो तेलंगाना बना है और आंध्र प्रदेश ने कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के शहरों के आवंटन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। वो कह रहे हैं कि उनको और पानी मिलना चाहिए और कर्नाटक ने इस तरीके से अपना बचाव किया है क्योंकि आदेश तो दिया था लेकिन उसका गजट में प्रकाशन नहीं हुआ था, तो क्योंकि वो रूल बना नहीं, तो पानी कैसे दे दें। अगर देखें आखिर अब करने की जरूरत है क्या, तो कर्नाटक ने तर्क ये दिया है क्योंकि उसके जो सूखा क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्रों में सूखे में पानी की उपलब्धता कराने के लिए हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने बांध और सिंचाई परियोजनाएं इन सभी वर्षों के लिए लगाई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के आदेश के कारण आधिकारिक राजपत्र की धारा 6 के तहत कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रकाशित नहीं करने के कारण रुकी हुई है। तो इनमें भी घाटा हो रहा है। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा उठाया गया विवाद उनके बीच का मुद्दा है, ये हमारा उसमें कोई सरोकार लेना नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को हमने पानी दे दिया। अब वो क्योंकि आंध्र प्रदेश बटा हुआ तेलंगाना में, तो अपना आपस में पानी बांट लें, हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कर्नाटक का अपना तर्क है। तो देखते हैं विवाद हुआ क्या है। कि विवाद क्या हुआ था, हैदराबाद और मैसूर राज्यों के साथ शुरू हुआ और बाद में जो उनके उत्तराधिकारी राज्य बने, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में जारी रहा आजादी के बाद में। फिर 1969 में क्या होता है, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण फर्स्ट बनता है और ये अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया। और 1973 में इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट डाली। इस रिपोर्ट में क्या किया गया, 1976 में जो प्रकाशित रिपोर्ट हुई, तो इसने कृष्णा नदी जल को ऐसा माना गया कि इसमें 2060 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट तक का पानी था और इसके 75% पानी की निर्भरता को 3 जगह विभाजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र को 560,000 टीएमसी पानी दिया गया, कर्नाटक को 700 और आंध्र प्रदेश को 800 दिया गया। ठीक है।
लेकिन अब जो क्योंकि जो संशोधित आदेश है इसमें ये बोला गया है कि जब बाद में जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो सेकंड बना 2004 में आकर, इसने क्या किया, 2010 में अपनी रिपोर्ट दी और इसमें 75% निर्भरता और अवशेष पानी जो प्रवाह था कृष्णा नदी का, उसका आवंटन इन्होंने अब क्या किया है, कर्नाटक को 81 टीएमसी और दिया, महाराष्ट्र को 81 टीएमसी और प्लस कराया, कर्नाटक को 177 टीएमसी और प्लस किया, जबकि आंध्र प्रदेश को 190 टीएमसी पानी और उपलब्ध कराया गया। तो 2014 में हुआ क्या है कि आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना एक नया राज्य बना है। तो आंध्र प्रदेश कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में तेलंगाना को एक अलग पार्टी के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है और ये बोल रहा है कि कृष्णा जल के जो पानी है उसको 3 की जगह अब 4 राज्यों के बीच में बांटा जाए। जबकि कर्नाटक कहना है वो क्यों बांटे, क्योंकि तो आपने अपना देश अपने राज्य में बंटवारा हुआ है तो आप आपस में बांट लीजिए। तो क्योंकि आपने क्या किया है, अभी ये वाटर डिस्प्यूट के बारे में जाना है, तो हम इसी लगे हाथों ये देख लेते हैं कि कृष्णा नदी के अलावा जो वाटर डिस्प्यूट कहाँ-कहाँ पर हैं, इन क्वेश्चन को डिटेल में देखें तो आप ये देख लीजिएगा। अब मैं इसको एक बार अदर मेजर इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो आप देखिए, अगर उत्तर छोर से हम चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है, रावी और ब्यास पे जो यहाँ पर स्टेट हैं, इन पे रावी ब्यास पे पानी के बंटवारे को लेकर यहाँ पे गहमा-गहमी बनी रहती है। तो रावी ब्यास का डिस्प्यूट कहाँ-कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के मध्य में है। नर्मदा अगर ये देखें, जो आप देखिए नर्मदा रिवर ये जो बह रही है आपकी प्रायद्वीपीय नदी, जो कि आपकी अरब के सागर में गिरती जाती है, तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। बात करें अगर मांडेल या जिसको मांडवी नदी बोलते हैं इसके बारे में, तो ये जो गोवा राज्य लगभग यहाँ पे इस जगह से ये बह रही है, तो ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद का मुद्दा हुआ है। कृष्णा मैंने आपको बता ही दिया कि महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बीच में और कर्नाटक के बीच में है। इसके अलावा अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में आएंगे तो पेरियार जो नदी है वो तमिलनाडु और केरला के मध्य में, यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर लड़ाई बनी हुई है। गोदावरी की अगर बात की जाए तो जहाँ पर भाभिल बैरेज के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में लड़ाई है। और अगर गोदावरी के अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बीच में गोदावरी की लड़ाई चल रही है। अगर ममसाद्रा की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में लड़ाई का कारण बना हुआ है। आइए देखते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक के टॉपिक के बारे में और बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए जो वन प्लस है, वन वेव है, उनके द्वारा क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो अगर आप जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक चित्र दिखाया था उसी को अगर आप डिटेल में भी देखेंगे तो इसमें आप देखिए इसमें है क्या। अगर आप डिटेल देखिए तो क्या किया गया है, आप देखिए जो राउंड राउंड चीजें दिखाई जा रही हैं, तो क्या किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट बहुत सारे लॉन्च कर दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है। तो इन छोटे छोटे सैटेलाइटों के माध्यम से क्या होगा, एकदम तुरंत आपको क्या करें सिग्नल मिलेंगे, इंटरप्शन कम होगा। ऐसी कोशिश स्टार लिंक के द्वारा पे की जा रही है। और यहाँ पे जो आपने देखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आप लो अर्थ ऑर्बिट में जो उपलब्ध कराने के लिए वनवेव जो एक संस्था है उसके द्वारा इसको कोशिश की जा रही है। तो उसके वनवेव के लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट कार्यक्रम के बारे में बात की जाए तो वनवेव क्या करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सैटेलाइट संचार ऑपरेटर का एक कार्य करेगा। इससे क्या होगा, लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों का उपयोग करते हुए वनवेव क्या करेगा, यूनाइटेड किंगडम अर्थात लंदन, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड और आर्कटिक समुद्र साथ ही साथ कनाडा में अपनी क्या करेगा, कनेक्टिविटी की पेशकश करता है। साथ ही साथ कंपनी को उम्मीद है कि साल के अंत तक ये क्या करेगा, अपने पहला सर्विस कार्यक्रम चालू कर देगा। इस कार्यक्रम को अब 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश करने वाले इसको 5 से 50 सर्विस कहा गया है। ध्यान रखना 5 से 50 सेवा किससे संबंधित है, वन वेव के इस प्रोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है। अगर देखें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लो अर्थ ऑर्बिट में हम इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे, इसके लाभ क्या हैं। इसके लाभ ये हैं कि हम जो अभी तक जो सिग्नल अपने देख रहे हैं वो 36,000 किलोमीटर दूर स्थित जो एक आपकी स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी तुलना में लो अर्थ ऑर्बिट क्या करेंगे, पृथ्वी से लगभग 500 से 2000 किलोमीटर स्थित यहाँ पर उपग्रहों से इसको सिग्नल मिलेंगे। इससे चूंकि लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह क्या करेंगे, पृथ्वी के करीब परिक्रमा करते हैं, जिससे क्या होगा वो निश्चित उपग्रह प्रणालियों की तुलना में मजबूत न केवल आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे बल्कि क्या करेंगे, उनकी गति भी काफी तेज हो जाएगी। साथ ही साथ जो ये सिग्नल फाइबर ऑप्टिकल केबल की तुलना में जो अभी आपको सिग्नल मिल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो सिग्नल फाइबर ऑप्टिकल जो केबल बिछी हैं उनके द्वारा आपको मिल रहे हैं, जो अंतरिक्ष के माध्यम से आपको तेजी से जो यात्रा करते हैं सिग्नल। इसलिए मौजूदा जो ग्राउंड आधारित नेटवर्क हैं उससे अधिक नहीं होने पर पार्श्व प्रतिद्वंदी होने की क्षमता भी इसमें विकसित होगी। न केवल कंपटीशन बढ़ेगी बल्कि क्या होगा, आपको सिग्नल क्वालिटी और स्पीड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन जो चीजें इतनी आसानी से लग रही इतनी आसानी से है नहीं। इनमें देखें प्रमुख चुनौतियां हैं क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वहां पे गति करते हैं
और इस स्पीड से आकर ये पूरे ग्रह के एक परिक्रमा 90 से लेकर 120 मिनट में अर्थात 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आपको क्या करेंगे, एक चक्कर लगा लेंगे। जब ये एक चक्कर इतने जल्दी लगा लेते हैं, उससे होगा क्या, जो सिग्नल है उनको रिसीवर के लिए बहुत स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि वो एक खास समय, एक किसी भी जो एक प्राइवेट उपग्रह है वो केवल क्या करेगा, किसी थोड़े समय के लिए एक जो खास किसी लैंड पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसके सीधे संपर्क में आएगा। तो इस एक चुनौती बनी हुई है, इसको दूर करना या बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको चुनौती को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, आपको बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, जाल सा बन जाएगा पूरे पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट का, लगभग 1000 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा कार्य करेगा, वहाँ पर ग्रेविटी के अलावा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करेगा। तो क्या होगा, जो सैटेलाइट हैं उनके जो कार्यकाल होगा, उनके समय में भी क्या होगी, कमी आएगी। इससे आलोचनाएं क्यों की जा रही हैं, क्योंकि जितने भी जो काफ़ी पावरफुल देश हैं उनकी कंपनियों यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हैं, जिससे क्या होगा, अधिकांश निजी कंपनियां ये परियोजनाएं चला रही हैं, पावरफुल देशों वाले ही कंपनियां ये योजनाएं चला रही हैं, तो उनका नियंत्रण यहाँ पे बढ़ेगा। जिससे होगा क्या, को जो इनके कंपनी को नियंत्रित करने जो संबंधित जो पर्सन है वो क्या करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर अब क्या जो प्राइवेट सेक्टर में पहुंचेगा तो ज़्यादातर लोग इसमें क्या करेंगे, इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, तो ज़्यादा इसमें होड़ मच जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, इस तरीके के सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए आपको एक जटिल नियामकीय ढांचा की जरूरत होगी, जिससे क्या होगा, इन कंपनियों की जो स्टेक होल्डर हैं वो विभिन्न देशों से हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश के संचालन के लिए जो लगातार वो लाइसेंस लेंगे उनको देना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अगर सभी ये कार्य करना कर देंगे तो पूरा एक पट जाएगा हमारी पृथ्वी इसी से। साथ ही साथ क्या होगा कि क्योंकि इतने पास होंगे तो इन सैटेलाइटों को आसमान से आसानी से रात में आसानी से देखा जा सकेगा, बार बार दिखाई पड़ेंगे, जिससे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रोनॉमी के लोग हैं, जो खगोल विद्या है, वो क्या करेंगे, वो जो पृथ्वी के आगे और जो सैटेलाइट देखना चाहते हैं उनको मुश्किलें पैदा होंगी। साथ ही साथ क्या होगा, पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को देख कर कार्य करते हैं तो उनकी छवियों में धारियां निकलती हैं, वो उनको इंटरप्टेड करेंगी रिफ्लेक्शन के द्वारा। तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो उन चीज़ों से दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ क्या होगा, इनकी जो ऊपर से सैटेलाइट जो अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो आपके 3600 किलोमीटर पर स्थित हैं, उनके द्वारा जो सिग्नल या फ्रिक्वेंसी भेजी जा रही है उनको ये बाधित करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे कि जो स्पेस के अंतर्गत जो आपका कबाड़ इकट्ठा हो गया, स्पेस जंक जिसको बोलते हैं, जो टूटी फूटी चीजें हैं, वो क्या करेंगी, इन अंतरिक्ष यानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और या अन्य उपग्रहों टकराने की संभावना पूरी बढ़ जाएगी, जिससे कहीं न कहीं होगा वो दिक्कतें आएंगी। तो अगर इनके देखें कि लो अर्थ ऑर्बिट की क्षमताएं क्या हैं, तो इनकी क्षमताएं उन ब्रॉडबैंड से ज़्यादा बेहतर हैं जो फाइबर और स्पेक्ट्रम द्वारा सेवाएं नहीं पहुंच पाते, उनसे अच्छी ये पहुंचा पाएंगी। साथ ही साथ ये क्या करेगा, इनमें फ़ायदा बस ये है कि जो दूर क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण आबादी है या शहरों से दूर स्थित जो यहाँ पर सैन्य इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, उनको आसानी से सिग्नल भेज सकेंगे, ये इसमें फ़ायदा होगा। तो अगर इसका देखें कि वनवेव जैसे ही सुविधाएं प्रदान कर रही है, मैंने आपको पहले बता दिया। स्टारलिंक जो एलन मस्क की स्पेस एक्स की जो कंपनी है, वो भी योजना बना रही है और स्टारलिंक के पास प्रेजेंट टाइम में 1385 उपग्रह हैं, जिसने उन्होंने पहले ही उत्तरी अमेरिका के बीटा परीक्षण शुरू कर दिया है और भारत जैसे देशों ने इसके स्टारलिंक परियोजना के लिए प्री बुकिंग भी कर दी है। तो ये भी उनके कंपटीटर है स्टारलिंक वनवेव के। बात करेंगे अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में, क्योंकि तालिबान में आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वहाँ पर उनके राजस्व का ही स्रोत है, तो वो उनके मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ेगी। ये जो टॉपिक है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उससे, और संगठित जो आतंकवाद है उससे संबंध में ये टॉपिक लिंक है। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप जो ये देख रहे हैं, ये जो पौधा देख रहे हैं, ये क्या है, अफीम का पौधा है। इसी जो ये पौधा है, इसी से फल, इससे पहले फूल आएगा, फिर ये पौधा बनेगा, इसके व्हाइट कलर का फूल भी आ रहा है। इसी से क्या होता है, अफीम प्राप्त की जाती है, ओपीएम, और इसी क्या है न केवल दवाओं में यूज करते हैं, इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो इसी के ऊपर ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व ड्रग रिपोर्ट यानी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में। इसमें ये बोला गया है कि अफगानिस्तान ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान अफीम पोष की जो ये खेती करते हैं, उस अवैध खेती के उपयोग की जाने वाली भूमि में 37% की वृद्धि देखी गई है। और पिछले साल वैश्विक अफीम उत्पादन में इस देश का योगदान 80%, 85% रहा है। यानी समझिए पूरे विश्व का 85% जो अफीम है वो कौन उपलब्ध करा रहा है, अफगानिस्तान उपलब्ध करा रहा है। साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों में अफगान विशेष इकाइयों की बेहतर क्षमताओं के बावजूद नशीली दवाओं की जो बरामदगी है और गिरफ्तारी का अफीम की खेती पर कम प्रभाव पड़ा हुआ है। वहाँ पर गिरफ्तारियां कम हो रही हैं क्योंकि तालिबान लगातार कब्जा कर रहा है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में भी मेथेम्फेटामाइन का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है, जो कि क्या है, एक नशीली पदार्थ है। अगर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की और बात देखें तो इसमें क्या है, तो पिछले साल दुनिया भर में लगभग 27.5 करोड़ लोगों ने क्या किया है, कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, और जिसमें से 3.6 करोड़ लोगों से अधिक लोगों ने क्या किया है, नशीली दवाओं का उपयोग करके पीड़ित हुए हैं। अधिकांश देशों द्वारा महामारी के दौरान
भांग के यानी ओपीएम के उपयोग में वृद्धि की सूचना दी गई है। इस टाइम में क्या हुआ है, न केवल औषधि दवाओं में इसका उपयोग हुआ है, बल्कि गैर चिकित्सीय उपयोग भी इसके अफीम के देखे गए हैं। अगर नवीनतम आंकड़े देखें तो पूरे वर्ल्ड में 15 से 64 वर्ष के जो जितने भी लोग हैं, उनकी लगभग 5.5% आबादी ने पिछले वर्ष में कम से कम एक बार नशीली दवाओं का कहीं न कहीं उपयोग किया हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1.1 या 11 लाख, ऐसे माने 110 लाख लोग, या बोलें 1 करोड़ लोगों ने, अधिक लोगों ने क्या किया है, दवाओं को इंजेक्शन के रूप में इसका उपयोग किया है, और जो उसमें आधे से अधिक हेपेटाइटिस सी के उनके उपयोगकर्ता थे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े रोगों में सबसे बड़ा बोझ क्या है, कि ओपियोइड का खाता जारी रहा है। तो इस तरीके से क्या है, अफीम का लगातार व्यवहार बनता रहा है। तो हम अगर बात करें कि जब इस तरीके से अफीम की लगातार जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और इससे नशीली दवाओं कहीं न कहीं पीड़ित हो रहे हैं, तो इसको निपटने के लिए भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या को दूर करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, अगर बात की जाए तो विभिन्न स्रोतों से जो आंकड़े हमें मिले हैं उसके बेस पर अगर बात की जाए अपने देश के अंतर्गत, तो 272 जिले हैं देश के जहाँ पे सबसे कमजोर पाए गए, जो यहाँ पर जो यूज किया गया है नशा का, उसमें नशा मुक्ति भारत अभियान या ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन को 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाई गई है, जिससे क्या हो, वहाँ पर ड्रग्स फ्री इन जिलों को किया जा सके, 272 जिलों को। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, उन्होंने 2018 और 25 के लिए नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इसके अलावा सरकार ने नवंबर 2016 में नार्को समन्वय केंद्र का गठन किया है। सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स से अवैध ट्रैफिकिंग से निपटने के संबंध में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष नामक एक संगठन बनाया है, कि नशीली दवाओं को दूर किया जा सके और अच्छे से उनको रुपया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो उनको दूर कर सके इन समस्याओं को। उसके लिए उसे रुपया चाहिए, तो उसके लिए वो रुपया इस कोष से मिल सके। साथ ही साथ जो एडिक्टेड लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको पुनर्वास करना, साथ ही साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने जैसे कार्यक्रम देश के अंदर चलाए जा रहे हैं। देखते हैं आज के आखिरी टॉपिक तिवा जनजाति और उनसे संबंधित वांचुआ त्योहार के बारे में। तो अगर वांचुआ त्योहार की बात की जाए तो वांचुआ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तिवा आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ये क्यों मनाते हैं? वो अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए इसको मनाते हैं। इसमें वो न केवल गाते हैं बल्कि नृत्य अनुष्ठान कार्य के समूह के साथ ये कार्य करते हैं, और अपने मूल प्रधान पहनकर ये कार्य होता है इनका। तिवा जनजाति लोग भरपूर फसल की प्रकृति की उस शक्ति से जोड़ते हैं। उनका ये मानना है अगर भरपूर फसल होगी तो प्रकृति की जो शक्ति है उसके द्वारा होती है, इसलिए उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए वांचुआ त्योहार मनाते हैं। इसमें ये करते क्या है, ये सोरों की खोपड़ी और हड्डियों का रूप लेते हैं, साथ ही साथ जो देवताओं के कार्य करते हैं और कई पीढ़ियों तक ये इनको संरक्षित कर सके, इस तरीके उनकी सोरों की हड्डियों को ये पूजा करते हैं। तिवा को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है, और अगर तिवा जनजाति की बात की जाए तो ये असम मेघालय के साथ साथ वहाँ के, ये असम मेघालय के तो स्वदेशी है, वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी इनकी कुछ हिस्से में इनकी आबादी देखी गई है। तो आप देख लीजिएगा, ये ढोल नगाड़ों के द्वारा इस तरीके से अग्नि के चारों तरफ अपना चक्कर लगाकर ये अपनी प्रकृति का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उनकी अच्छी फसल का जिम्मेदार वही है, और इसी तरीके से कार्यक्रम बने रहें। इसी के साथ आज के जितने करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आप इनका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं फिर भी लिखिए। इसी तरह के और भी वीडियो को और इससे संबंधित अपने और करंट अफेयर को और नए नए काफ़ी फैक्चुअल वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। न केवल आपको ये यूपीएससी और यूपीएस पीसीएस जितने भी स्टेट के उनको लाभ करेगा, बल्कि आपके जितने वनडे एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं आपको सहायता देगा। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे प्लेटफॉर्म ग्रोथ कर सके। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू।